हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसका आंसर लिखेंगे। एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे वैसे हम आपको लिख के दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन और यहाँ से डैश देकर लिखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से टकराती है तो अपने ही माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे दिया है, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें लिख देंगे हम कोण I। आपतन कोण को कोण I द्वारा लिखते हैं और परावर्तन कोण को कोण R द्वारा। तो कोण I बराबर होता है कोण R का। इसका चित्र बना लेंगे। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया समतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश की किरण आती है। ये कौन सी किरण आती है? प्रकाश की किरण आती है। जो किरण आता है उसे बोलते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पे लिख देंगे आपतित किरण। और या इस समतल दर्पण से टकराकर ऐसे किरण चली जाती है, तो इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया, यहाँ से एक अभिलंब डाल देंगे।
और ये जो होता है तीनों एक ही समतल में होता है और इसके बीच एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण, कोण आई, और आर से लिखते हैं परावर्तन कोण को। ठीक है, ये आई यानी कि आपतन कोण और आर यानी कि परावर्तन कोण। ये हो गया हमारा प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसका नियम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। हो गया होगा, मिटा दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, तो अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, यानी कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे कि अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग है दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, यानी कि हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में, यानी कि जो सैलून में लगा होता है शीशा, वही शीशा यानी कि दर्पण होता है, यानी जो सैलून में लगा होता है शीशा उसे ही बोलते हैं हजामती दर्पण। दूसरा होता है रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने में, यानी इन सभी के जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग लिखेंगे, तीसरा उपयोग हो जाएगा सोलर कुकर में, सोलर कुकर में। ठीक है, चौथा उपयोग हो जाएगा इसका सर्च लाइट में, यानी कि खोजने वाले टर्च में, सर्च लाइट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सभी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सभी क्वेश्चन हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस साल 2024 में पूछने की भी संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और इसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। ठीक है, पहला उपयोग क्या है, तो वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में, यानी कि जो वाहन यानी कि जो गाड़ी में साइड वाला कांच लगा रहता है, यानी कि जो पीछे देखने के लिए कांच लगा रहता है, वह कौन सा दर्पण होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। दूसरा क्या है इसका उपयोग, तो इसका उपयोग है दूसरा स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में। उत्तल दर्पण का उपयोग पहला है वाहनों के साइड मिरर में
और दूसरा है स्ट्रीट लाइट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया होगा, मिटा दें। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित उपयोग है। निम्नलिखित उपयोग है। एक तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण और दूसरे तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अब पहले उत्तल दर्पण में एक नंबर लिखेंगे। उत्तल दर्पण में होता क्या है, तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका, यानी कि उत्तल दर्पण का सबसे पहले हम परिभाषा लिख देंगे। तो क्या होता है उत्तल दर्पण में, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि उत्तल है, उत्तल यानी कि उठल, जिसका परावर्तक सतह उठा होगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखें इसका परावर्तक सतह उठा होता है। तो अवतल दर्पण में लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा होगा उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धसा होगा उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में दूसरा लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है यह धनात्मक होता है। तो लिखेंगे इसका फोकस दूरी धनात्मक यानी कहने का मतलब प्लस में VE होता है। और अवतल दर्पण में लिखेंगे इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि -VE होता है। ठीक है, तीसरा अंतर क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। तो कम से कम एग्ज़ाम में आपको 3 अंतर लिखना ही है। 3 अंतर से कम अंतर लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर नंबर काट लेगा। तो कम से कम 3 अंतर को याद करके जाएंगे और तीनों को लिखकर आना है। लिखेंगे कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब
प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब यानी कि जैसे छाया हो गया तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा एवं उल्टा, सीधा एवं उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथा अंतर की ओर। तो उत्तल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और चौथा, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक, काल्पनिक यानी कि आभासी होता है, आभासी, और अवतल दर्पण में वास्तविक। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 5 ही अंतर रहने दे रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में हर हालत में 3 अंतर लिख के आना है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मिटा दे इसको। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता क्या है? इसका मात्रक लिखें। इसका मात्रक लिखें। तो लेंस की क्षमता क्या है? तो आंसर लिखेंगे इसका, लेंस की क्षमता पूछा है, अब डैश देकर यहाँ से लिखेंगे। आंसर होगा लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया, लेंस की क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है
इसका एसआई मात्रक डायऑप्टर या प्रति मीटर होता है। डायऑप्टर यानी कि डी या प्रति मीटर, यानी कि m⁻⁻1 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आवर्धन क्या है। आवर्धन क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन को जो है m के द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन का पहले लिख लेंगे m बराबर क्या होता है, तो m बराबर होता है h डैश बटा h। h डैश यानी कि हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और h यानी कि वस्तु की ऊंचाई। अगर यही दर्पण में हो, गोलीय दर्पण के लिए हो, गोलीय दर्पण में हो तो m बराबर होता है -v/u। ठीक है। अगर आवर्धन का, इसको नोट करके लिख लेंगे, ये बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक यानी आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन जो है मात्रक विहीन होता है। मात्रक विहीन यानी कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट। रहने दे रहे हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि 2024 में आने वाले बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो। धन्यवाद।